नमस्कार। 1,75,000 करोड़ के पैकेज के बाद में अब ये जो दूसरा पैकेज आया है जिसका टोटल अमाउंट बताया जा रहा है 20,000 करोड़, जिसमें पहले के भी दिए गए पैकेज है। जी अब सवाल ये उठता है ऐसे समय क्या कर हेलो हेलो जी बोला। हाँ अभी हम लोगों ने देखा कि 12 मई को प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को आते हैं और इस देश के अंदर जो इकोनॉमी क्राइसिस चालू है और पूरे दुनिया में क्राइसिस चालू है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। अब तक की भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम पैकेज दिया गया। यहाँ तक कि 2008 और 9 में जब दुनिया में मंदी का दौर चला तो भी इस देश की सरकार ने सिर्फ 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए तक की उन्होंने बड़े पैकेज की बात करी थी। अब अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया की, अगर कोरोना काल में बात किया जाए तो दुनिया का भारत चौथा देश है जो अपनी डीजीपी का 10% या उससे अधिक खर्च करने की स्थिति में खड़ा हुआ है। और यह एक बहुत बड़ी चीज है कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि भारत की औद्योगिक जगत का रीढ़ है, यानी कोई भी उद्योग हो बिना एमएसएमई सेक्टर के नहीं चल सकता है। और साथ ही एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और अगर ये इकोनॉमी बूस्ट करती है तो लगभग ये 25 से 30 करोड़ तक रोजगार सृजित करने में सफल हो सकता है। और जो प्रवासी मजदूर जो बाहर अपने अपने राज्यों में वापस आए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रहा है और भारत की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में एमएसएमई सेक्टर की बहुत सालों से मांग थी कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज की जाए। सरकार ने वो भी काम करने का काम किया, साथ में बिना किसी कोलेटरल किसी जमानत के उन्हें लोन देने की बात करी और वो भी बैंक द्वारा 4 साल में उन्हें चुकाना होगा, जिसमें 1 साल तक ब्याज नहीं देना है। दूसरी बात, एमएसएमई ने सेक्टर में उन्होंने ये कहा कि 200 करोड़ रुपए तक की जो टेंडरिंग होती है गवर्नमेंट की, उसमें हम ग्लोबल टेंडरिंग नहीं करेंगे, यानी कि एमएसएमई सेक्टर की जो अपने यहाँ मझोली छोटी और थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं को पूरा लाभ दिया जाएगा और किसी विदेशी कंपनी को नहीं आने दिया जाएगा। साथ में 45 दिन के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर में एमएसएमई सप्लाई करता है वो सारे का सारा पैसा उनका 6-6 महीने 1-1 साल तक ब्लॉक रहता है और गवर्नमेंट की तरफ से उसका पेमेंट नहीं होता है। मतलब अलग अलग तरीके होंगे, उससे कोई कारण होंगे, मुझे नहीं पता कि वो कारण क्या है, वो सब अंडरस्टूड है कि कैसे क्या होता है। उसको भी सरकार ने कल हार्ड एंड फास्ट रूप में, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सिर्फ 45 दिन के अंदर आपको भुगतान करना होगा। अब बात यह आती है कि अगर एमएसएमई सेक्टर कोई चीज लोन करता है और अगर उसको 6 महीने तक भी उसका पैसा अगर फंसता है तो वो दिवाली होने की स्थिति में खड़ा होता है। सरकार ने उस पर ध्यान दिया और कहा 45 दिन के अंदर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। साथ में जो एमएसएमई सेक्टर में जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें ठेकेदारों को 6 महीने तक की छूट दी गई है आगे काम करने की। साथ में बड़ी कंपनियों को भी 6 महीने के लिए उनको आगे बढ़ाया गया, रियल एस्टेट की कंपनियों को भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। यानी ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिस पर इस पैकेज का प्रभाव ना पड़ता हो। अभी एनबीएफसी यानी नॉन अच्छा, बैंकिंग, एक चीज जरा जी इसमें समझाते चलिएगा कि जैसे जी कह दिए कि 45 दिनों में पेमेंट करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल दिया, ठीक है, तो क्या जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी का इसमें इसमें कोई धनराशि जो है अलग से गवर्नमेंट के लिए भी की गई कि वो 45 दिन के अंदर जो है उसका भुगतान कर सकें? कहाँ से करेंगे नहीं भुगतान? नहीं, देखिए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहले से ही पैसे होते हैं, समझिए आप। उस पैसे पे वो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम कराते हैं, लेकिन उस पैसे को रिलीज नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा डिस्कॉम एक है जिसको पैसे भी कल दिए गए 50,000 करोड़ रुपए। डिस्कॉम की स्थिति क्या थी, हम आपको अपना बिजली का बिल भुगतान कर देते हैं लेकिन जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं वो बिजली का भुगतान नहीं करती हैं, जिसके कारण बहुत सी कंपनियां डूब गई, जिसमें डिस्कॉम भी एक है, वो भी डूब गया। उसको हम उबारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एमएसएमई से जो परचेज करते हैं सारी, भाई माचिस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडर नहीं कराएगा ना, माचिस का राशन किट जो बट रहा है उसका टेंडर नहीं, उसका तो मतलब बहुत बड़ा टेंडर कराएगा नहीं, वो तो छोटे व्यापारी उसे खरीद लेगा। अभी ऐसे कोरोना काल में खरीद रहे हैं तो अब इनका पेमेंट होना बहुत जरूरी होता है और जो अक्सर रोक दिया जाता है, जो पेमेंट बहुत दिनों बाद किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये सेक्टर डूबने लगते हैं, इनकी स्थितियां खराब हो जाती हैं। हमसे आपसे तो तगादा वो कर सकते हैं लेकिन सरकार से कहां तक तगादा करेंगे, वो तो साहब से डरते हैं कि अगला टेंडर भी चाहिए, अगला काम भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने एमएसएमई सेक्टर में किया है। साथ में जो पीएफ को लेकर के 15,000 की सैलरी है, उनके पीएफ डिडक्शन में भी उन्होंने 2% की बात करी, जो उन्होंने
मार्च माह में ही कर दिया था और उसको एक्सटेंड करके वो अगस्त तक चले गए हैं। यानी सरकार ने उस पर भी काम किया है। अब जो पीएफ जब उसका 2% नहीं कटेगा तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो जाकर के बाजार में खर्च करेगा। यानी सरकार का पूरा फोकस है कि एमएसएमई सेक्टर को डेवलप किया जाए, रोजगार को इंक्रीज किया जाए, लोगों के पास तरलता हो, मुद्रा हो, और उसके बाद में वो जब बाजार में परचेसिंग शुरू करेंगे तो फैक्ट्रियां चलना चालू हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बूम करने लगेगी और भी कई इंडस्ट्रीज। और इस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भारत की जो ये 20 लाख का जो पैकेज दिया गया है, मिस्टर जीएस गुप्ता जो उसके एमएसएमई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की और शेयर बाजार भी उभरे। समझिए आप, कहने का मतलब ये है कि जो भारत की रीढ़ की हड्डी होता है एमएसएमई, ये मध्य वर्ग से लेकर के गरीब, छोटे और सभी वर्ग को प्रभावित करेगा और इसमें सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर तो आएंगे ही आएंगे। साथ में सबसे बड़ी चीज ये होगी, बैंकों में तरलता बहुत तेजी से देखी जाएगी। यानी बैंक में जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी थोड़ा कम होगा, साथ में चालू खाता जो है वो भी थोड़ा कम होगा। लेकिन बस इसका यही है कि नए लोगों को भी इसका अवसर मिलना चाहिए एमएसएमई के सेक्टर में। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही, स्टेट्स में मजदूर पलायन कर चुके हैं। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी सेक्टर काम कर रहे थे, जहां पे भी वो चाहे सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात के अन्य स्टेट जगहों पे रहे हों, या नोएडा गुड़गांव में रहे हों, या मुंबई में रहे हों, वो मजदूर तो अब पलायन करके आ चुके हैं। एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि अब हम उनको काम अपने ही स्टेट में देंगे, मनरेगा के थ्रू देंगे और भी कंस्ट्रक्शन के काम में देंगे। तो क्या इस बारे में भी कहीं ये सोचा गया कि फिर उनका क्या होगा जिनको हम पैकेज देने जा रहे हैं, वो काम किससे कराएंगे? नहीं, देखिए होता क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि पूर्व में महाराष्ट्र हो या आसाम हो, और या चाहे गुजरात में तो ऐसी स्थिति बहुत कम देखी गई, लेकिन महाराष्ट्र में देखी गई कि जहां वो कहते हैं साहब मराठियों को ही रोजगार मिलना चाहिए। समझिए आप, हरियाणा में भी अभी खट्टर सरकार ने भी ऐसा किया कि उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में कहा कि वहां के लोकल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा ना। ऐसा थोड़ा ना है कि वो सारे रोजगार हमने जाकर के ले लिए तो उनके लोग सब रोजगार से सृजित हैं, तो महाराष्ट्र के लोग भी बाहर पलायन नहीं करेंगे। यानी सारे राज्यों में जो एक समानता और संतुलन की प्रक्रिया है वो आप मेरे ख्याल से प्रारंभ होगी, जो लगभग मैं मानता हूँ 40 साल हो गए जो असमानता विकसित हुई। यानी भारत, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जम्मू कश्मीर चला जाता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आसाम चला जाता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है, मारा जाता है उसको, और सभी लोग अपनी अस्मिताओं के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये स्थिति अब भारत के अंदर नहीं रहेगी। अब कम से कम एक राज्य दूसरे राज्य को गाली नहीं देंगे। हमें ध्यान होगा कि शीला दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि यूपी और बिहार के लोगों की वजह से दिल्ली की यह हालत है, आपने सुना होगा शायद, ऐसा एक स्टेटमेंट आया था। तो वो स्थिति अब नहीं बनेगी, राज्यों में समरसता का भाव बहुत तेजी से विकसित होगा। जी जी। अच्छा, ये जहां तक कहा जा रहा है कि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिए जाएंगे, ठीक है, ये पहले भी ऐसी बात नहीं है कि नई चीज कही जा रही है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी कही जाती रही। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें यही है कि बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन नहीं देते रहे हैं। वो लोन ऐसे ही लोगों को देते रहे हैं जो देश छोड़ के भाग गए। छोटा अगर कोई रोजगार करता है, छोटा लोन कोई लेने जाता है, तो उसके सामने 20 समस्याएं रहती हैं कि सिविल सही होना चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए, उसके बाद में लोन देंगे, और बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के लोन कभी नहीं देता रहा है। तो क्या ये लगता है आपको कि ये जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कह दिया बैंक जो है लोन दे देंगे फिर इस पे? नहीं, देखिए इस समय राजू जी मैं कहना चाहूंगा कि सभी के सामने एक तरह की दिक्कतें आ चुकी हैं कोविड में। अब वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे प्रवासी हो, चाहे हम हो या आप हो, सभी के सामने अपने व्यवसाय को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अपने आप को स्टेब्लिश रखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय में ये देख रहे हैं कि साहब माल नहीं बिक रहा, चलो उधारी दे देते हैं, कुछ तो मिलेगा ना। समझिए आप, तो आज की स्थिति में जो कोलेटरल ना लेकर के और लोन देने की जो बात हुई है, प्रधानमंत्री में भी ऐसा है कि अगर 2 लाख तक वो कोलेटरल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मेरी जानकारी और मेरा अनुभव भी है ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर आप जाएंगे तो कोलेटरल लेते हैं। भाई रही बात एमएसएमई यही मांग करता रहा है, ये एक बड़ी मांग थी इनकी और उसको पूरा भी किया गया। और आपकी जानकारी को बता दूं, कल ही से बहुत से बैंकों ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया और जो एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर्ड फर्में थी उनको कल वो मैसेज भेजने लगे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी आपको अपने फोन में ये मैसेज दिखा सकता हूँ कि जो कई हमारे व्यापारी मित्रों के पास आए हैं कि आप कांटेक्ट करिए ब्रांच में और पैसा लीजिए। अब बात आती है कि एमएसएमई सेक्टर में भी आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करी कि जिसमें लोग जाते हैं और बड़े परेशान होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
लेकिन बैंकों के सामने भी एक दिक्कत है, क्योंकि एनपीए बहुत तेजी से हो रहा है, उनके सामने भी दिक्कत आती है। जब वो बैंक ब्रांच जब एनपीए में निगेटिव रेटिंग में आती है तो उनकी सैलरी और उनके इंक्रीमेंट रोके जाते हैं, और ये उनकी फर्में करती हैं। अब बात ये आती है कि ऐसा नहीं है, यही एक सबसे बड़ी राहत है कि जिसमें 1 साल तक उन्हें मूलधन नहीं चुकाना है। 3 साल के अंदर मूलधन प्लस ब्याज, ये टर्म डिपॉजिट लोन होगा इनका, टर्म के अंदर देना होगा। और भी बहुत सी उन्होंने मांग की, जैसे सिविल स्कोर की आपने बात करी, सिविल स्कोर की बात गुप्ता जी ने भी की, जो एमएसएमई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समझिए आप उस उद्योग संगठन के। और आपने जो बात सिविल स्कोर की करी, साथ में आपने कहा कोलेटरल डैमेज की बात, कोलेटरल ना लिया जाए, तो ये सारी चीजें जो है, इसकी बात एमएसएमई के बड़े उद्योगपतियों से बात हुई, उनके अध्यक्ष से बात हुई, और तब नितिन गडकरी जी और सब लोगों ने बैठ करके ये योजना बनाई। और इसको अब कितना ये अमल में आएगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी तक की जो फौरी तौर पर जो आप देख रहे होंगे बैंकों की रवैये और सारे, तो उससे लगता है कि नहीं वो सरकार पर अमल करेंगे। और चूंकि ये मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इन सब चीजों में बड़े स्ट्रिक्ट आदमी हैं, वो जो कहते हैं वो करवाते रहते हैं, और इसी कारण बहुत से लोग परेशान भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये देखना है कि कहाँ तक ये सफल होता है, ये हम आप दोनों देखेंगे। और अगर ये सफल होता है तो मैं आपको बता दूं, ये पैराडाइम शिफ्टिंग होगी भारत के अर्थतंत्र की, और दुनिया का जो अभी हम छठा अर्थव्यवस्था है, मुझे लगता है कि हम तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी, अगर लोगों का साथ रहा तो। और चलिए, नौकरशाही इसमें एक बहुत बड़ा ये उम्मीद करते नौकरशाही हैं कि जिस तरीके से सरकार, जी बताइए। नौकरशाह की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इसमें। अगर नौकरशाहों ने इसमें हीला हवाली किया, और जिस तरह उन्होंने ओडीओपी को चूना लगाया है, अगर वैसी स्थिति खड़ी कर दी, तो शायद ये फिर वही होगा कि सफेद हाथी साबित होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें नौकरशाहों का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए भी 10 बार दौड़ाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरीके से आगे आई है और बिजनेसमैन को और हर एक क्लास को जो है उन्होंने कोशिश किया है कि किसी तरीके से सरवाइव कर सकें, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल्स पूरी तरीके से छूटे हुए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। जो प्रोफेशनल्स थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके लिए बिजनेस ही केवल की बात, जो प्रोफेशनल्स थे उनके लिए अभी भी दिक्कतें हैं। हो सकता है भविष्य में वो भी बातें सामने आए और इंडस्ट्री रिवाइव कर सके, इकोनॉमी मूव कर सके और सरकार फिर से लोगों के हितों की रक्षा कर सके। आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।